नीचे से गवर्निंग बोर्ड के जरिए जो इलेक्शन होते हैं उस तरह आए ना। ये डायरेक्ट आने का फायदा क्या? जो भी चेयरमैन आए, अब अगर ज़का अशरफ साहब ही हैं, चलो इनको ब्लंडर करने दो, कुछ भी करने दो, कोई सिस्टम लेके आए, उस सिस्टम को चलाएं, अकाउंटेबिलिटी हो। किसी डायरेक्टर का काम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, या वो हेड कोच है इस वजह से आ रहे हैं। दूसरी बात, ये हफीज को हम प्रोफेसर कहते हैं, या वो अपने आप को शायद प्रोफेसर समझते हैं। इस प्रोफेसर ने जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बहुत अच्छा खेले, हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेले, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, रिजवान का आउट गलत था। ये कहना कि हम ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी नहीं लिया, वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन द अदर टीम। व्हाट इज अदर टीम? आप इंसल्ट कर रहे हो एक टीम की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं। और कल से जो है पाकिस्तान का जो तीसरा टेस्ट मैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है, और उससे पहले जो दो टेस्ट मैचेस खेले गए वो आई थिंक मेरे ख्याल में हर कोई यही समझता है कि पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है उस लेवल की नहीं है। लेकिन जो नया टीम डायरेक्टर आए या जो चीफ सेलेक्टर आए, उन्होंने बड़े दावे किए थे, और पाकिस्तान से चलने से पहले सब यही कह रहे थे कि जी हम ऑस्ट्रेलिया एक सीरीज नहीं खेलने जा रहे हैं, हम उनको हराने जा रहे हैं। लेकिन वहां जो टीम ने परफॉर्मेंस दी उससे तो कोई कहीं ऐसा नहीं लगा कि टीम जो आपकी जीतने जा रही है। बैटिंग की देखें, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। जो प्लेइंग 11 खिलाई गई वो कहीं ना कहीं, अगर पहले मैच में देखें कोई स्पिनर नहीं था, दूसरे मैच में भी देखें तो जो भी मतलब प्लेयर खेले, अगर ओपनर्स की बात करें वो उस लेवल की क्रिकेट नहीं खेले। बाबर आजम की फॉर्म बेहतर थी, बहुत अच्छी, आप नहीं जो है कह सकते। तो स्ट्रगल हर जगह, फील्डिंग में बुरी फील्डिंग की गई, कैचेस बहुत ज्यादा छोड़े गए। तो इसके ऊपर जरा पूरी डिटेल में बात करते हैं। फिर शायद भाई आपको नजर आ रहे होंगे, शायद आशमी इनको कौन नहीं जानता है। माशाल्लाह 30-35 साल हो गए जर्नलिज्म में, और मेरा बड़ा इनसे वास्ता रहा है, और बड़े जबरदस्त इंसान और बड़े अच्छे तरीके से गपशप करते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश है कि जिस तरह इन लोगों ने जर्नलिज्म में काम किया है, उसके बाद से मुझे कोई जो यंग लोग हैं इनके बाद के, मुझे नहीं नजर आया कोई ऐसे जो हैं इनकी तरह बनने की कोशिश करे। और लेट्स सी, अब शाहिद भाई से बात करते हैं। शाहिद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे, ठीक ठाक हैं? शाहिद भाई जरासीम है होस्टिंग के थोड़े बहुत या नहीं? बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं, तो अच्छा है। इंसान ट्राई करता है और ट्राई के साथ साथ जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज उसे मिलती हैं वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा शाहिद भाई, पाकिस्तान की सीरीज से बात करने से पहले मुझे जरा ये तो बताएं कि वर्ल्ड कप जो हुआ इंडिया में, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा वो टेंशन थी। पता नहीं पाकिस्तान टीम जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, क्रिकेट बोर्ड या गवर्नमेंट इजाजत देगी या नहीं देगी। प्लेयर्स भी बड़े टेंशन में थे, हमारे प्लेयर वहां गए, ऐसा लग रहा था हार ही इसी वजह से रहे हैं कि इनका ये टेंशन में इनकी परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही। फिर उसके बाद आपकी फील्ड में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, लोगों को वहां से छोड़ के आना पड़ा, धमकियां दी गई, सब कुछ। लेकिन मुझे ये बताएं कि जब आपको जाना पड़ा तो क्या आपके अंदर भी ये चीज थी? क्योंकि आप भी काफी अरसे बाद जा रहे थे, मुझे वहां लोग पकड़ ना लें। तो जरा थोड़ा सा स्टोरी तो सुनाए, वहां की थी क्या जब आप गए? तनवीर, जाते हुए थोड़े से फियर्स थे, खौफ था, खदशा था कि कहीं मार कुटाई ना हो जाए, कहीं शायद पिटाई भी ना घर हो वालों जाए। ने मना किया आपको? किसने? आपकी फैमिली ने, वाइफ ने, बच्चों ने मना नहीं किया नहीं कि नहीं जाओ? नहीं नहीं, किसी फैमिली ने मना नहीं किया था। अरे प्रोफेशनल कमिटमेंट है, आपको ऑफिस भेज रहा है, और गारंटी होती है। आईसीसी की गारंटी थी, बीसीसीआई की गारंटी थी। बीसीसीआई के लोग बहुत अच्छे थे, गौरव सक्सेना, और जो दूसरे उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, नाम मुझे उनका इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, अमीन, जो आईपीएल के भी वो हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह देखभाल की, रेगुलर फोन करते रहते थे, पूछते रहते थे कि कहाँ पे हैं, खैरियत किस तरह है। फिर मेरा वीजा बढ़ाने की भी मैंने दरखास्त की, उन्हीं लोगों ने मदद की, खुसूसन गौरव सक्सेना ने। तो अच्छे लोग थे। जो खदशात थे वो बॉर्डर क्रॉस करते ही दूर हो गए, इसलिए कि बॉर्डर पे बड़ा प्यार मिला। वहाँ के लोग जो इमिग्रेशन के थे वो बहुत ही अच्छे थे, और हर शहर में लोग अच्छे मिले। लोग बहुत अच्छे हैं दोनों तरफ। सिर्फ ये खदशात बस ऊपर की लेवल पे सियासतदानों ने, गवर्नमेंट्स ने क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन लोग बहुत ही अच्छे थे। बस थोड़ा सा ये था कि वो पाकिस्तान को कोई चांस नहीं देना चाह रहे थे। और जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 1 लाख से ऊपर तमाशाई मैच से एक दिन पहले 13 अक्टूबर को
तो उस वक्त लग रहा था कि शायद यहाँ पिटाई हो जाएगी, कि पाकिस्तानी चैनल का लोगो लेके मैं क्राउड में घुस गया हूँ, लाख के ऊपर लोग आ रहे हैं, लोग ऐसे ही सर ही सर नजर आ रहे थे तनवीर, और रोड पे ऐसा लग रहा था जैसे जब में गफीर है। पहली दफा इतना मैंने क्राउड एक साथ देखा है क्रिकेट के मैच पे। और लेकिन वो सिर्फ एक ही बात कह रहे थे कि आपकी टीम का कोई चांस नहीं है, बाकी प्यार मोहब्बत हर जगह अपनी थी। हमारे सारे चैनल बहुत देखे जाते हैं वहाँ पे, हमारे यूट्यूब चैनल के लोग बड़े वहाँ पे पॉपुलर हैं, तो प्यार मोहब्बत बहुत मिला और ओवरऑल बड़ा कामयाब, बहुत ही अच्छा दौरा रहा। मेरे तो रिश्तेदार भी वहाँ बहुत हैं, तो मैं अपने रिश्तेदारों से भी बहुत मिला। अच्छा शाहिद भाई, जिस तरह मोदी स्टेडियम की बात करें, मतलब दुनिया के बड़े स्टेडियम्स में जो है उसका शुमार होता है। और आपसे मेरी जिस तरह भी कुछ दिन पहले आपसे गपशप भी हुई, तो आपने एक जिक्र किया कि मैं खड़ा हुआ था बाहर और लाखों लोग नजर आ रहे थे। तो आपको कहीं ये टेंशन तो नहीं हुई कि यार ये लोग माइक देखेंगे, मुझे देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो वहां पाकिस्तान का लग रहा है, इसको कूट दो, इसको मार दो, इसको ये कर दो, इसको ये टेंशन कहीं थी? इतने जम्मे गफीर लोगों के बीच में आप लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई कौन जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा, इंडिया जीतेगा, तो कहीं ना कहीं तो खौफ आया होगा कि यार पीछे से कहीं हाथ ही ना आ जाए, सामने से कहीं हाथ ना आ जाए। शुरू शुरू में थी, जब 13 अक्टूबर को सुबह सवेरे हम पहुंचे कि क्राउड से बात करेंगे, लोग ग्राउंड के बाहर काफी मिले, कुछ थोड़े हार्ड लाइनर भी थे, ऐसा लगा कि कोई डंडा वंडा पड़ जाएगा, लेकिन लोगों ने बड़ा प्यार मोहब्बत दिया। बढ़ के बहुत से लोगों ने पहचाना भी कि आप टीवी चैनल पर पाकिस्तान के आते हैं, ARY पे आते हैं, स्पोर्ट्स आपका बहुत देखा जाता है। तो बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। और मैच के दौरान भी मैं क्राउड में भी गया। एक कमाल का ग्राउंड है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग ग्राउंड भी सबसे है। एक सबसे लाख बड़ा। पच्चीस 1,30,000 की कैपेसिटी है, उसमें जाके एक अजीब सा माहौल चारों तरफ देख के कि लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, ब्लू ही ब्लू नजर आ रहा है। ग्रीन बहुत ही कम लोग थे, 8 से 10 लोग थे, लेकिन जो 8 से 10 पाकिस्तानी थे वो भी बड़े जज्बात से, बड़े पुरजोश अंदाज में उन्होंने मैच देखा। और कोई कोई ऐसा अनटूवर्ड वाकया नहीं हुआ। वो सिर्फ ये नारे लगा रहे थे कि आपकी टीम का कोई चांस नहीं है, बाकी किसी ने कोई ऐसी शिद्दत पसंदी या ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात की नहीं। और बड़ा मजा आया, पूरे दौरे में मजा आया। और सबसे ज्यादा अहमदाबाद के दोनों मैचों में, पाकिस्तान इंडिया भी और फाइनल भी। फाइनल तो जाहिर है पाकिस्तान की टीम नहीं थी, तो सिर्फ इंडिया ही इंडिया था। लेकिन जब जब पाकिस्तान नहीं होता तो हमें यूजुअली इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि एशिया की टीम भी है। और जाहिर है कि हमारे स्टाइल, हमारा कल्चर, मेरे हमारी मेरे लैंग्वेज, हमारे शायद भाई, लिबास मेरे ख्याल में सब। शायद भाई ये जो गर्मा गर्मी है ना, ये दोनों तरफ से मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ वो जिस तरह आपने गवर्नमेंट्स की बात की है शायद उनकी तरफ से होगी, या सोशल मीडिया के हिसाब से ये सिलसिला है। तो मैं तो हमेशा ये सुनता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ से भी अगर कोई बंदा इंडिया जाता है या इंडिया की तरफ से भी अभी जो लोग आते हैं, अभी जिस तरह इंडिया की एक मशहूर एक्ट्रेस अभी पाकिस्तान आई हुई थी, अभी शायद है या नहीं है, आई थिंक मैं मुमताज की उनकी जो बात कर रहा हूँ। और वो भी जब इतने अरसे बाद आई, उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त तारीफ की पाकिस्तान की कि यार क्या मजा आता है यहाँ पे। उसके बाद आपने देखा कि एक महेंद्र सिंह धोनी का एक छोटा सा क्लिप वायरल हुआ है कि मैं पाकिस्तानी फूड को बड़ा मतलब पसंद करता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि वहां के लोग भी यहाँ आना चाहते हैं, यहाँ के लोग भी वहां जाना चाहते हैं। शायद में मुझे ये बताएं कि जब आप इंडिया में जाते हैं तो बिरयानी की बड़ी बात होती है। पहले जब पाकिस्तान टीम गई, वजन ज्यादा हो गया, बिरयानी इन्होंने इतनी जो है वो हैदराबादी बिरयानी इतनी खा ली जिसकी वजह से वेट। तो शायद भाई आपने खाई है हैदराबादी बिरयानी, वाकई बड़ा टेस्ट है, या कराची को और हैदराबादी बिरयानी को कोई मुकाबला नहीं है? नहीं, इत्तेफाक ये हुआ कि बदकिस्मती ये हुई कि मेरे बहुत रिश्तेदार हैदराबाद दक्कन में रहते हैं, लेकिन मुझे आप तो वीजा खा जब सकते थे मिला। ना, आपने कौन सा क्रिकेट खेलनी थी? हाँ, हैदराबाद दक्कन के मैचेस के बाद मिला, लेकिन हैदराबादी बिरयानी हमने अहमदाबाद में खाई। लेकिन कोई मुकाबला नहीं है, पाकिस्तान की जो बिरयानी है और इंडिया की अच्छा, बिरयानी, कोई मुकाबला नहीं है। आप 15 नंबर देंगे 20 में से इंडिया की तो बिरयानी को, और शायद में 20 में क्या से है कि 20। वहाँ ऑयली ज्यादा है, मिर्चें ज्यादा हैं, आलू कम है, चावल बड़े बड़े छोटे हैं, क्या है, मसाला ज्यादा नहीं, क्या है? उनके उनके चावल तो बेहतरीन है, लेकिन उनके पकाने का स्टाइल डिफरेंट है, थोड़ा ऑयली ज्यादा होता है और उनके मसाले तेज हैं। हमसे ज्यादा मसाले तेज हैं, और मैं यूजुअली मसाले कम खाता हूँ। और मेरे जो बिरयानी होती है उसमें चावल भी वाइट ज्यादा होते हैं, मसाले वाले कम होते हैं। तो मैंने इंजॉय तो किया, लेकिन बहुत मिर्चें लगती हैं, और उसके बाद फिर आपको बहुत लंबा चौड़ा मीठा खाना पड़ता है। तो मीठा खा के मैंने अपनी जो अंदर शायद की भाई आग कहाँ थी कहाँ उसको। गए, कहाँ गए और कहाँ खाना खाया, और कौन सा खाना बड़ा जबरदस्त लगा आपको? हमने अहमदाबाद मैं अहमदाबाद गया, बेंगलोर 2 दफा गया, चेन्नई गया, कलकत्ता 2 दफा गया। और फिर वापसी में 2 दिन दिल्ली रुका अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। खाने उनके जो कौरमा उनका बहुत अच्छा है दिल्ली का।
और अहमदाबाद की बिरयानी अच्छी लगी, उनकी अपनी टिपिकल स्टाइल होता है। और चेन्नई में जो उनके अपने डिश होते हैं, साउथ इंडियन डिश होते हैं, मसाला डोसा होता है, आलू डोसा होता है, और उनकी एक जबरदस्त। कुट्टू पराठा एक होता है जिसमें बड़ा तेज मसाला होता है, ऊपर से नीचे तक आपको मिर्चें ही मिर्चें लग जाती हैं और फिर नींद गायब हो जाती है। तो वो बड़े मजेदार खाने हैं उनके। लेकिन खानों में हम आगे हैं इंडिया से, बाकी बाकी चीजों में सब में पीछे, खानों में हम आगे हैं। अच्छा, एक 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 इशू बड़ा चला था। ज्यादातर टीम्स जो है बाहर से आई हुई थी, जो इंडिया वाले नहीं, जो बाहर की टीम बात कर रहे थे कि सांस लेना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। पोल्यूशन का सिलसिला था। वो क्या था? एक तो पोल्यूशन तो लोग ये समझते ना कि गाड़ियों का धुआं बहुत था या वो था। क्या फॉग की वजह से था, या क्या वेदर में कोई ऐसी चीज थी जो सांस नहीं प्लेयरों से लिया जा रहा था? और डिहाइड्रेट बहुत ज्यादा हो रहे थे, उसमें हमने देखा भी क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, इंजरीज हो रही हैं। तो ये इसके ऊपर कोई बीसीसीआई से कोई डिस्कस या कोई बात, ऐसा इशू चला था वहां पे कि यार इसका कोई हल निकालें, या नहीं बस जाने दे जो भी हो रहा है? नहीं, गुजारा कर लिया गया। थोड़ी सी गर्मी थी कुछ जगहों पर, चेन्नई में गर्मी थी। यूजुअली चेन्नई में गर्मी होती है। दिल्ली का मौसम अलबत्ता काफी खराब था कि वहां पे पोल्यूशन बहुत है, और उसकी वजह से एक ढाका में ये बांग्लादेश की टीम को बड़े प्रॉब्लम हुए। उन्होंने एक तो अपनी प्रैक्टिस भी कैंसिल की, उनके मैच को भी बड़े खदशात थे। लेकिन फिर गुजारा हो गया। और कुछ थोड़ी तो फैसिलिटीज शायद में जैसे धर्मशाला में। इंग्लैंड की टीम तो ये कह रही थी हम हारी इसी वजह से रहे, हम परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ज्यादा पोल्यूशन। आई थिंक मैं गलत नहीं तो जो रूट ने शायद ये बात बोली थी। नहीं, इंग्लैंड का एक तरह से बहाना ही समझ लो, इतनी पॉल्यूशन नहीं थी दिल्ली में। दिल्ली में जो उनका मैच था इंग्लैंड के साथ, वाकई बड़ा हैरानकुन ये वर्ल्ड कप रहा। लेकिन इंग्लैंड शुरू में ही पहला ही मैच न्यूजीलैंड से हार गया, और बड़ी कंप्रीहेंसिव शिकस्त हुई। वो गलत फैसले कर रहा था जॉस बटलर टॉस के ऊपर। उसने बंबई में सख्त गर्मी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। तो आप गर्मी में बॉलिंग थोड़ी कराते हैं, आप गर्मी में बैटिंग करते हैं, सुकून से बैटिंग करते हैं। और उसके एक दो फैसले गलत हुए, फिर उसकी टीम के बॉलर्स नहीं चल रहे थे, बैटर्स नहीं चल रहे थे, तो ओवरऑल प्रॉब्लम हुआ उनको। लेकिन इंग्लैंड की टीम 7वें नंबर पर आई, उनके यहाँ तो कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उनका तो कप्तान नहीं हटा, उनका तो कोच नहीं हटा। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही हुआ। शायद भाई यकीन करें, आप ना मुझे लगता है समझ गए हैं, आप समझ गए थे कि शायद अगला सवाल मेरा यही होगा। आप शायद वहां थे फाइनल में ना? ठीक बिल्कुल है ना? तो फाइनल में। मेरा सवाल यही था कि वो टीम जिसके बारे में, मतलब मेरे ख्याल में जो एक दिन का बच्चा भी होगा ना, उससे भी पूछोगे वो बोलेगा भाई इंडिया जीतेगा, इसके अलावा कोई जीत ही नहीं सकता। तो मुझे ये बताएं कि वहां के लोगों के क्या तासुरात थे कि इंडिया की टीम जब फाइनल आ रही है, क्योंकि किसी के माइंड में था ही नहीं कि ये टीम फाइनल हारेगी। तो उसके बाद आपने वहां के लोगों के वो जज्बात निकालने की उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, इंडिया की टीम हारी, क्या सोच रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, लोग बड़ा नाराज थे कि इतनी आगे आके, अनबीटन आके, और फिर बिल्कुल फाइनल में ऐसे हार गए कि जैसे जिसकी लोगों को तवक्को नहीं थी। इंडिया वाले काफी नेगेटिव हो गए थे फाइनल को लेके कि हम 2003 में शायद में ऑस्ट्रेलिया से लगता है फाइनल इंडिया हारे थे। वाले, इंडिया के बॉलर्स को ना बॉल उनकी मर्जी की नहीं मिली है, ऐसे तो नहीं था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये इंटरनेशनल इवेंट होता है। इसमें बहुत सी ऐसी बातें आई कि टॉस में ये आप समझ हो गए होंगे। गया, बॉल में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटरनेशनल इवेंट होता है तो उसमें जाहिर है दूसरी टीम भी खेल रही होती है, दूसरी टीम के लिए भी जीत और वर्ल्ड कप जीतना उतना ही अहम होता है जितना इंडिया के लिए था। लेकिन नेगेटिव बहुत हो गए थे। फाइनल से 2 दिन पहले तक यही चल रहा था कि जी पिच ऐसी होगी, पिच वैसी होगी, स्पिन होगी, अश्विन खेलेगा, खब्बे बहुत हैं, अश्विन को खिला लो, पिच ऐसी रख दो। और पिच ऐसी थी कि जिसमें आपने भी नोट किया होगा कि इंडिया के बैटर्स खेलते हुए आउट हो गए, उनको वो पेस ही नहीं मिली जिसपे वो शॉट मारते, और सीधे सीधे खड़े हो गए। कोहली का शॉट इस तरह गया, श्रेयस अय्यर ऐसे आउट हुआ, रोहित शर्मा ऐसे आउट हुआ। तो वो अपने ही दाम में खुद फंस गए कि उन्होंने स्लो ऐसी पिच बनाई कि उनके बैटर जो स्ट्रोक प्लेयर हैं वही अपने स्ट्रोक नहीं खेल सके। और मास्टर स्ट्रोक पैट कमिंस ने किया कि उसने टॉस जीत के पहले बॉलिंग कर ली। सब लोग कह और रहे थे कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करने वाली पिच होगी और ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन है, वो हर चीज को शायद जीतने का कोई शायद ना भाई कोई। कोई कोई हवा चल रही है वहां पे कि जाहिर सी बात है आपके जर्नलिस्ट जितने भी दोस्त यार हैं वहां पे, आपकी गपशप हुई होगी। क्या सोच रखते हैं वो कि 2025 में आसानी से इंडिया आएगी, या कोई ना कोई मसले करेंगे ये लोग फिर? नहीं, ये इतनी आईसीसी का आसानी से टूर्नामेंट आना नहीं जरूरी आएगी। है? हाँ, इतनी आसानी से नहीं आएगी अनटिल एंड अनलेस ताल्लुकात बेहतर हों। और कुछ ताल्लुकात लग रहे हैं कि बेहतर होंगे अगर यहाँ पे। टूर्नामेंट आप मना ही नहीं कर सकते, फिर उसमें क्या रोक रुकावट है? वो कुछ ना कुछ करेंगे, ज़ाहिर है इंडिया की माइट है। अगर ताल्लुकात बेहतर हुए
इसलिए कि वहां पे जितने भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि मोदी साहब अगर दोबारा जीतेंगे तो वो फिर नोबेल प्राइज की तरफ जाएंगे कि मुझे अमन का नोबेल प्राइज चाहिए, और उसके लिए उन्हें पाकिस्तान की तरफ आना पड़ेगा। जाहिर है अगर इस खित्ते में अमन नहीं क्रिएट करेंगे तो नोबेल प्राइज कैसे मिलेगा। वो नोबेल प्राइज अगर उनको मिल गया तो यकीनन पाकिस्तान की तरफ झुकाव होगा उनका। हमारी अभी मुंतखब हुकूमत आ गई, जो भी आए, अगर नवाज शरीफ और उनकी पार्टी आती है तो जाहिर है उनका झुकाव भारत की तरफ यकीनन होगा। अगर ताल्लुकात बेहतर होंगे तो इंडिया आएगा, वरना फिर वो इसी पे जोर लगाएंगे कि आप ये टूर्नामेंट का एक ग्रुप यूएई में कर लें। हाँ, अगर आपकी टीम फाइनल में आती है, यानी पाकिस्तान की टीम फाइनल में आती है, तो आपके यहाँ फाइनल हो जाएगा, वरना फाइनल भी हम दुबई में ही करा लेंगे। और हमारे यहाँ सिस्टम, हमारे यहाँ क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम इतना खराब है, हमारे पास ग्राउंड कहाँ है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद करा सकें। खैर, ग्राउंड्स की आपने बात की, इंडिया के ग्राउंड्स देख के तो मेरा ख्याल है, लोग कहते हैं ना कि खाना देख के पानी आ जाता है, तो मतलब इंडिया के ग्राउंड्स देख के बहुत ही खुशी हुई कि क्या किस लेवल पे वो ले गए। अच्छा शाहिद भाई, वो तो जरा स्टोरी सुनाए, कौन सा एक्टर आपको मिला और आपने उसके लिए क्या किया? एक तमिल फिल्मों के एक्टर हैं, बड़ा स्मार्ट सा यंग सा लड़का है, रामचंद्र, और वो बड़ा पॉपुलर है। वो गेट पे खड़ा हुआ पुलिस से बहस कर रहा था, उसको हिंदी नहीं आ रही थी इसलिए कि चेन्नई में वो तमिल बोलते हैं, वो इंग्लिश बेचारा बोल रहा था, और पुलिस वालों को इंग्लिश नहीं आती थी, वो हिंदी बोल रहे थे, तो और उसने जब शायद भाई मुझे एक गुजर। एक मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब वो बड़ा एक मशहूर एक्टर, और उसके साथ कोई उसके वो गार्ड नहीं, कोई पर्ची नहीं लगाई हुई, कोई कुछ भी नहीं, अकेला आया बस कुछ भी नहीं, है। कुछ अब भी आप नहीं, ये देखें। कुछ भी नहीं, अकेला आया, कोई उसके पास गार्ड नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से सुकून से वो अपनी, उसने गाड़ी एक जगह रोकी, उसका ड्राइवर था, और वो अंदर आ गया। गेट पे से उसे अंदर नहीं आने दे रहे थे, उसके लिए दो कॉर्पोरेट बॉक्स के पासेस रखे हुए थे। तो मैंने फिर पुलिस वालों को समझाया कि ये बहुत बड़ा एक्टर है और इसको, इसकी हेल्प करें। हालांकि मैं उसको इतनी अच्छी तरह नहीं जानता था, बाद में मैंने गूगल सर्च किया कि वाकई ये हीरो ही है या नहीं, तो मुझे उसकी तस्वीरें भी नजर आई और उसकी फिल्मों के नाम नजर आए। और फिर मैं उसको लेके गया गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन, और एक दो अपने दोस्तों को बुलाया, तो उन्होंने उसको अगले दिन, नेक्स्ट डे सुबह 7 बजे बुलाया था जिस दिन फाइनल था, और उसने मुझे सुबह 7 बजे फोन करके उठाया कि देखो मुझे टिकट मिल गए और आई एम डिलाइटेड, आपने मेरा काम किया, आप जब भी चेन्नई आओगे आप मेरे पास मेरे मेहमान होगे, और मैं भी जरूर पाकिस्तान आऊंगा। और उसके बाद से आप देखो कि मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कोई तकरीबन 1500 200 2000 के करीब और बढ़ गए, सिर्फ देखिए काम की इस वजह से। देखिए इस शो के सुनने के बाद इंशाल्लाह और बढ़ जाएंगे। कि मेरा सवाल कहने का मतलब, ये लोगों को बताने का मकसद ये था कि देखें, इंसान को कुछ नहीं पता होता, अपने मुल्क से हट के भी इंडिया में जाके आपने इंडिया का जो स्टार है उसकी आपने हेल्प की। एक बंदा पाकिस्तान से गया हुआ है तो वहां पे उसको कोई नहीं पहचान रहा, तो ये फिर ये इसको हम कमाली जो है वो कह सकते हैं। अच्छा शाहिद भाई, आप जरा थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ आते हैं। मैंने बोला इतने अरसे बाद आप आए, जरा थोड़ा इंडिया की गपशप तो करें ना आपके साथ। अच्छा शाहिद भाई, क्या सिस्टम चल रहा है, क्या क्रिकेट बोर्ड है हमारा, क्या चेयरमैन है, कोई सर पैर नहीं है। जो जो लोग लाए जा रहे हैं, हफीज को लाया, कोई मेरिट नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं डायरेक्टर का, कोई हेड कोच नहीं। वहाब आया, सुबह क्या कहते हैं वो मुशीर होते हैं, रात में चीफ सेलेक्टर होते हैं, या सुबह चीफ सेलेक्टर होते हैं, रात में मुशीर होते हैं। उसके बाद सईद अजमल, क्या वो कोई सर पैर नहीं, मतलब यानी ये चीजें कैसे और कब ठीक होंगी? और आप ये नहीं समझते कि ये जो क्रिकेट बोर्ड आया, जो नुकसान इस क्रिकेट बोर्ड ने पहुंचाया, कि आपकी नजर में कोई और ऐसा क्रिकेट बोर्ड रह चुका है जिसने क्रिकेट में इतना नुकसान पहुंचाया, इतनी सिफारिशें लगी हुई हो गई? बिल्कुल तनवीर, काफी मामलात खराब है, और हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में जो निज़ाम है उसको हम यही समझते हैं कि जो पिछला चला गया होता है उसको हम दुआएं दे रहे होते हैं कि यार वो पिछला वाला अच्छा था, और अब जो आया है ये और भी बुरा आया है। तो हर पिछले वाले को हम तारीफ करते रहते हैं कि उसने बड़ा अच्छा काम किया था। जो भी हो, हमारे यहाँ दो तीन चीजें नहीं है। एक तो मेरिट नहीं है, कि लोग मेरिट पे समझते नहीं। अगर आज मुझे कोई कह दे कि आपका इतना तजर्बा है, आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन जाए, तो मैं उन्हें माजरत करूंगा, मैं कहूंगा नहीं, मेरी मेरिट नहीं बनती, ये एक इंतजामी मेरा एक्सपीरियंस। शोबा है, इंतजामी ओहदा है, इसमें किसी अच्छे आदमी को आप, जिसको इंतजाम चलाने का तजर्बा हो, उसको लेके आए। फिर ऑनेस्टी नहीं है हमारे यहाँ, दे दनादन लोगों को आप भर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों को भर रहे हैं, इसलिए कि आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आपने 70-80 के करीब अपॉइंटमेंट कर लिया, आपको डे टू डे कोर्ट बार बार कह रही है कि आप डे टू डे काम करें, आईपीसी बार बार कह रही है कि आप डे टू डे काम करें, लेकिन जनाब वो शाह साहब जो हैं वो दे दनादन मुलाजमतें दे रहे हैं। अभी मीडिया डिपार्टमेंट में चौथा पांचवा एक वो हुआ है, मुलाजमत दी गई है, वो यंग लड़का है,
उसको जनाब उन्होंने असिस्टेंट मीडिया मैनेजर रख लिया। एक को संभालने के लिए दूसरा, दूसरे को संभालने के लिए तीसरा, तीसरे को संभालने के लिए चौथा, और बेपनाह डायरेक्टर्स और बेपनाह, इस वक्त तो डायरेक्टर्स की एक फौज, जफर मौज लगी हुई है। और जका साहब जहां जाते हैं खूब तस्वीरें खिंचवाते हैं अपनी शुगर मिल के लिए, वो एल्बम बना रहे हैं कि मैंने क्रिकेटर्स के साथ बड़ा वक्त गुजारा है। ग्लेन मैग्रा से मिले तो उन्होंने हाँ। ग्लेन मैग्रा को भी कहा कि आइए हमारे यहाँ कोचिंग कर लीजिए। उन्हें ये नहीं पता कि ग्लेन मैग्रा जिस तरह बिजी होता है, जिस तरह उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो क्यों पाकिस्तान आएगा, या कोई क्यों बाहर से पाकिस्तान आएगा। आजकल लीग्स इतने पैसे दे रही हैं, तो वो बस एक फैन है, वो फैन की तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। वो ग्राउंड जाते हैं और सारे प्लेयरों से मिलते हैं। अब वो ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तानी टीम को बता रहे हैं कि जी सिडनी टेस्ट कैसे जीता जाए, वो टिप्स दे रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी मतलब बड़ी मायूस कुन होती हैं कि हम दुनिया में देखते हैं कि वहाँ एक कंसिस्टेंसी होती है, 3-3 4-4 साल बोर्ड एक आदमी चलाता है, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, फिर वो डेवलपमेंट करता है। इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्लेयर डेवलपमेंट में और अपनी सारी चीजों में हमसे। आप जनरली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनका, उसी की बात कर लें कि उनके पास 50 ओडीआई वेन्यूज हैं, 50 ओडीआई मायने रखते हैं। हम अगर बिल्कुल। उनसे 5 गुना छोटे हैं तो हमारे पास 10 तो होने चाहिए, हमारे पास तो 5 भी नहीं है। हम किस तरह आज भी। चैंपियंस ट्रॉफी कराएंगे? लेकिन शायद भाई यही बात आपने इंडिया में सौरव गंगोली से भी पूछी थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट आप लोगों का कैसे है या प्लेयर्स कैसे, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि 4 दिन की जो क्रिकेट है, उस 4 दिन क्रिकेट को आप बेहतर करो, पैसा लेके आओ। तो हमारे कुछ क्रिकेटर ने बड़ा उसके ऊपर बोला, हाँ जी वाकई सही बात कर रहे हैं, तो खुद वो बात नहीं करते पाकिस्तान में रह के, दूसरों को कहते हैं हाँ जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस, एक तो चेयरमैन हमारा मेरिट का नहीं आता, पहली चीज। दूसरा, हमारी क्रिकेट बर्बाद करने में हमारे प्लेयर्स का हाथ नहीं है। मतलब बिल्कुल, अब तो चैनल्स ऐसा को, ही लग रहा है। चैनल्स में सही बातें नहीं करते ना। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि अब हमें हमें सच्चाई को अपनाना होगा, हमें मानना होगा कि हम बहुत क्रिकेट में पीछे जा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो कंसिस्टेंसी आए कि जो भी चेयरमैन आए, अब अगर जका अशरफ साहब ही हैं, चलो इनको ब्लंडर करने दो, कुछ भी करने दो, कोई सिस्टम लेके आए, उस सिस्टम को चलाएं, अकाउंटेबिलिटी हो कि 3 साल में जका अशरफ साहब आपने क्या किया। होना चाहिए ना, नीचे से गवर्निंग बोर्ड के जरिए जो इलेक्शन होते हैं उस तरह है ना, ये डायरेक्ट आने का फायदा क्या। जाहिर है, अब वो पाकिस्तान में तो ये सिस्टम है कि जी वजीर आजम 2 नाम देगा। एहसान मानी साहब ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 2019 में, लेकिन वो सिर्फ एक उनसे गलती रह गई कि वो क्लॉज उन्होंने खत्म नहीं की कि जी वजीर आजम जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज पे चेयरमैन को हटा सकता है और फिर वो अपने 2 नॉमिनीज देगा। 2 नॉमिनीज किस बात के? वजीर आजम तो देगा, वो कभी भी प्रॉपर नहीं देगा, वो अपनी जो पार्टी होगी उसके लोगों को देगा नॉमिनेशन। अगर आप मतलब किसी अच्छे क्रिकेटर को, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर को लेके आए, उसको 3 साल के लिए रखें, 3 साल के बाद उसकी अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई आपने 3 साल में क्या किया। एक कम से कम कंसिस्टेंसी आए, ऑनेस्टी के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ, तब हमारी क्रिकेट शुरू अच्छी होगी। वरना हम, मुझे लग रहा है कि हम इतने पीछे खुदा ना खास्ता चले जाएंगे कि हमारा हाल बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से भी बुरा होगा। हम मुसलसल 5वीं 6ठी क्लीन स्वीप होने जा रहे हैं। हम 16 टेस्ट मैच लगातार ऑस्ट्रेलिया में हार गए। पिछली दफा जब हम हारे थे 2 टेस्ट, तो ईएन चैपल ने कहा था कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को चाहिए कि नहीं बुलाए पाकिस्तान को। और अगर हम खुदा ना खास्ता सिडनी टेस्ट भी हार गए तो कहीं हमें बांग्लादेश की तरह बिल्कुल बैन ही ना कर दें। बांग्लादेश ने सिर्फ एक टूर किया ऑस्ट्रेलिया का, वो 2003 में। जिम्बाब्वे ने सिर्फ एक टूर किया ऑस्ट्रेलिया का 2003 में। उसके बाद से उन्होंने ना बांग्लादेश को बुलाया ना जिम्बाब्वे को बुलाया। हमारा तो हाल उनसे भी ज्यादा बुरा हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और देखिए जाहिर सी बात है शायद भाई, हम बातें तो इतनी करते हैं, लेकिन जब तक आप एक डोमेस्टिक क्रिकेटर को एक उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, सही है ना, तो आपकी क्रिकेट, आप देख लें अभी 2-3 प्लेयर पाकिस्तान टीम में गए, अगर मैं खुरम शहजाद की बात करता हूँ, ठीक है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से गया, उसने अच्छी बॉलिंग की। मीर हमजा की बात करते हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट से गया, उसने जो है वो अच्छी जो है वो बॉलिंग की है। तो आपके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके जाएं तो वो अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। शायद भाई ये बात वाकई सही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो भी आता है वो मीडिया को हैंडल नहीं कर सकता, सोशल मीडिया को हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, जो जर्नलिस्ट, जो मीडिया, जो लोग सब प्रेशर डालते हैं उसको नहीं हैंडल कर सकता, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं होती। क्या ये वाकई सही बात है। नहीं, मेरे ख्याल है एहसान मानी के जमाने में, एहसान मानी और वसीम खान जब थे तो मीडिया हैंडलिंग प्रॉपर हो रही थी। समी ने जिस तरह मीडिया हैंडलिंग की है और उन लोगों ने जिस तरह अपने काम किए हैं, बहुत सी चीजों में आपका इख्तिलाफ हो सकता है।
बहुत सी चीजों में आपका इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन उन्होंने बेहतर अंदाज में किया था। उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि एकदम से इमरान खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट की टीमें कम करके 6 कर दी। उसमें एहसान मानी को मैं थोड़ा सा दोष दूंगा कि उनको प्रॉपरली इमरान खान को पहले अकेले में जाके एक उनको ब्रीफ करना चाहिए था कि इमरान साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, हम एकदम से 12 से 6 पे नहीं आ सकते, हम 12 से 10 पे आएंगे, 10 से 8 पे आएंगे। इमरान खान का एक लॉन्ग टर्म प्लान था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मजबूत हो जाए, फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो जाए कि वो 500-600 क्रिकेटर्स को जॉब दे, नहीं तो, और उसके जाने के लिए लेवल का ये उस नेचर का आदमी भी तो बैठा हो सामने। बिल्कुल वो भी होता है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद जो गलती मानी साहब से हुई वो ये कि वो हारून रशीद को लेके गए, और हारून रशीद को देखते ही इमरान खान बिदक गए। हारून को इतना वो शायद पसंद नहीं करते कि उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये तो उठा के उन्होंने फाइल एक तरफ रख दी। तो उनको अगर प्रॉपरली समझाया जाता कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगले 3-4 साल में इतना एफ्लुएंट हो जाएगा, इतना रिच हो जाएगा कि वो अपने क्रिकेटर्स को जॉब दे सकेगा, तो आपका जो ये लॉन्ग टर्म प्लान है हम एकदम से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। उससे लोगों की नौकरियां जाएंगी, क्रिकेटर सफर करेंगे, और वही हुआ कि क्रिकेटर सफर हुए। लेकिन अब भी आप देख लें कि अब एक साल से कौमी क्रिकेटर्स को, जो डोमेस्टिक के क्रिकेटर्स हैं, उनको पेमेंट नहीं हुई। अजीब सी एक मंतिक सुनने को दी कि जी 190 से 360 क्रिकेटर्स हो गए, तो जो बाकी के क्रिकेटर्स हैं उनको परफॉर्मेंस पे देंगे। तो भाई एक साल तक उनके घर कैसे चलेंगे? फिर ये बताया गया कि जी डेलीज इतनी मिलती है कि उनके घर चलते हैं। डेलीज से इतने कहाँ घर चलेंगे? आप उनके पैसे दें। और शान मसूद ने अभी चेयरमैन को बताया ऑस्ट्रेलिया में कि सर, ये डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पेमेंट नहीं हो रही, इसका कुछ हल निकालें। तो लोग सफर कर रहे हो, जब वो सफर करेंगे तो फिर कुछ और करेंगे। वो कहेंगे यार हम क्यों क्रिकेट खेलें, चलो छोड़ो, क्रिकेट छोड़ के कुछ और काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके घर तो चलाएंगे ना किसी तरह। तो ये सिस्टम ही खराब है, सिस्टम को आपको सही करना पड़ेगा। और सबसे मजबूत चीज अच्छा डोमेस्टिक शायद भाई क्रिकेट मुझे को। शायद जी मुझे ये बताएं कि आपने मुझे सुना होगा, मैं बड़ा सख्त किस्म का स्टैंड लेता हूँ इस बात के ऊपर कि जो क्रिकेटर मुल्क छोड़ के चले गए, इंग्लैंड में रहते हैं, अगर वो 15-15 20-20 साल वहां रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पे जॉब्स नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इतना वो मुश्किल हालात था यहाँ पे, यहाँ से वहां चले गए बाहर, जब सेटल किया बेहतर हुए, वहां पे कोचिंग कोर्सेज किए और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे बैठ के अपने आप को अच्छा दिखाते, देखे जी हमने फलाने यूनिवर्सिटी से किया, फलानी जगह से कोचिंग कोर्सेज किए, हम पाकिस्तान से खेले हुए, हमें यहाँ पे नौकरियां दिए जाए। तो आप नहीं समझते कि ये वहां यहाँ के लोगों के साथ ठीक ठाक किस्म की ज्यादती हो जाती है कि यहाँ जो पिस रहे हैं बेचारे, बच्चे पाल रहे हैं, मुश्किल से जा रहे हैं, कमा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम नौकरियां कर रहे, कोचिंग कोर्सेज किए, उनको उनको नहीं ऊपर लाना चाहिए बनिस्बत उनको जो 15-20 साल वहां रहे, और उनको ला के टॉप लेवल पे बिठा देते हैं। इसमें मेरा थोड़ा सा ख्याल मुख्तलिफ है। अगर आप जिस तरह हम यासिर अरफात की बात कर रहे हैं, यासिर ने कोर्सेज भी किए हैं और उसका और भी जो पहले लग चुके हैं, मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। अच्छा लोग, पता है शायद भाई, एक मैं क्लियर कर दूं इस चीज को, लोग मुझे समझते हैं मैं उनके अगेंस्ट हूं। भाई ये मेरा ओपिनियन है, अगर मैं उनके अगेंस्ट हूं बहुत सख्त किस्म का, तो फिर तो मेरे ऊपर हो तो मैं तो इनको नौकरी भी ना लगने दूं क्रिकेट बोर्ड के आप अंदर। पॉलिसी की बात कर रहे हैं, आप मैं पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि बात करता हूँ, हाँ। प्लेयर्स मेरे अगेंस्ट चले जाते कि यार इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अगर मेरे ऊपर होता तो मैं तो किसी को भी नौकरी ना, सारे नौकरी करके जा चुके हैं, आपके सामने कितने नौकरी करके वापस जा चुके हैं, उनको क्रिकेट बोर्ड ने निकाल दिए नौकरी से। नहीं, आप पॉलिसी के ऊपर बात करें तो पॉलिसी की बात ठीक है, लेकिन बस औकात ऐसा देखना पड़ता है कि हमारी टीम को किस चीज की जरूरत है। तो फिर आप देखते हैं कि क्वालिफाइड कोच है, चलो ससेक्स की कोचिंग कर चुका है, बॉलिंग कोच रहा है, अभी हांगकांग का बॉलिंग कोच रहा, अभी पर्थ स्कॉचर्स का बॉलिंग कोच रहा। तो आप एक एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि यासिर अरफात के साथ एक लोकल कोच उसके साथ रखें बॉलिंग का, वो उससे सीखे, ताकि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में यासिर अरफात की इनपुट मिले और वो कोच सीख कर फिर थोड़े दिन बाद अपने आप को डेवलप करें। आप देखेंगे कोचेस भी कितनी तेजी से तब्दील होते हैं। वर्ल्ड कप में आफ्ताब खान फील्डिंग कोच थे, जो मरदान बिल्कुल, में क्रिकेट एकेडमी चलाते, पिशावर में क्रिकेट उसको हटा एकेडमी दिया, चलाते हैं। हम्म। उसको हटा दिया, वो मजीद को लेके आ गए। और पाकिस्तान की टीम की ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी, मतलब कैचिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही थी। उनसे जब हमारी बात हुई 8 या 9 नवंबर की बात है, इंग्लैंड के मैच से पहले, तो उन्होंने कहा कि मैं अफसोस करता हूं कि मैं यहाँ पे वो चीजें सिखा रहा हूं जो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयरों को सिखानी चाहिए और वो उनको सीखनी चाहिए। उस बात पे शायद उनको हटा दिया गया कि नहीं भाई, ये तो बहुत सख्त बातें कर रहे हैं। अब मजीद फिर आ गए। मजीद एक जमाने में जब आए थे तो पाकिस्तान की फील्डिंग की तारीफ हुई थी, और लोग हैरान हुए थे कि एक ही फर्स्ट क्लास मैच खेला है लेकिन इसने फील्डिंग में इंप्रूवमेंट लाई। उनको हटा के आफ्ताब खान को लाए, आफ्ताब खान को हटा के अब फिर मजीद खान आ गए। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे
अपने कोचेज में, तो फिर आप किस तरह बेहतरी लाएंगे? एक कोच की कुछ बात होती है, दूसरे कोच की कुछ बात होती है। अगर आप फॉरेन कोच भी लेके आ रहे हैं तो कम से कम अपने कोचेस को तो डेवलप करें ना। इंडिया ने फॉरेन कोचेस लाए, डंकन फ्लेचर लाए, गैरी कर्स्टन लाए, ग्रेग चैपल लाए, लेकिन उन्होंने उनके साथ अपना कोच भी लगाया, अपनी एनसीए अच्छी की, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट अच्छी की। और आप देखेंगे जितने उनके T20 क्रिकेट खेलने वाले, जायसवाल, उसने कोई मेरा ख्याल है 19 अगर उसकी फर्स्ट क्लास इनिंग्स है, वो रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, उसकी 10 100 है, एक डबल 100 है उसका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। उनकी फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है। ये आते फर्स्ट क्लास से भी जो है वो आते। अच्छा शायद में मुझे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज अभी हम 3-0 से कल से शुरू हो रही है, मतलब पाकिस्तान के हिसाब से तो शहरी के टाइम ही शुरू हो रही है, 4:30 बजे के टाइम मैच जो है वो शुरू हो जाएगा। मुझे बताएं कि अगर ये तीनों सीरीज हार गए तो क्या हफीज की छुट्टी होनी चाहिए, शान की छुट्टी होनी चाहिए, वहाब रियाज की छुट्टी होनी चाहिए, जिस तरह और ये सबकी ये तो तनवीर आने वाला बोर्ड का चेयरमैन ही डिसाइड करेगा। अगर ये 4 फरवरी के बाद रह जाते हैं, कोई इलेक्शन हो जाते हैं, या कोई और इनकी कोई लाइन मिल जाती है इन्हें कि जिसकी वजह से इनको तौसीह मिल जाती है, तो ये तो डिसाइड यही करेंगे कि नहीं, अभी आप कंटिन्यूटी रखें। और न्यूजीलैंड के 5 वनडे भी, 5 T20 भी हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप भी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो टाइम देना पड़ेगा इन सारे लोगों को। और हफीज जाहिर है जिस तरह काम कर रहा है, अगर आप पाकिस्तान टीम का कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड को भी लगा दें जो ऑस्ट्रेलिया का कोच है, तब भी रिजल्ट यही आएंगे। इसलिए कि हमारे प्लेयरों मैच। को अभी अभी वो आदत नहीं है ऑस्ट्रेलिया में खेलने की। हमें ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ी तैयारी करनी चाहिए। हमें अपनी जूनियर टीमें भेजनी पड़ेंगी, हमें अपनी ए टीमें ऑस्ट्रेलिया भेजनी पड़ेंगी, जिस तरह इंडिया ने किया, जिस तरह साउथ अफ्रीका ने किया। साउथ अफ्रीका ने वहां 3 सीरीज जीती हैं, इंडिया ने पिछली दोनों सीरीज जीती हैं, सिर्फ इसलिए जीती हैं कि उनके बेशतर प्लेयर ए टीमों के साथ ऑस्ट्रेलिया का टूर कर चुके हैं। 90s में और लेट 2000 की सेंचुरी में ट्राई सीरीज होती थी, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जिससे उनके ये सिराज, ऋषभ पंत, पुजारा, ये इतने सारे प्लेयर उनको मिले कि जिसकी वजह से वो ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज जीते। तो हमें ये सब कुछ अच्छा शायद भाई हफीज का मैं आपसे सवाल करता हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, किसी डायरेक्टर का काम होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में आना, या वो हेड कोच है इस वजह से आ रहे हैं? दूसरी बात, ये हफीज को हम प्रोफेसर कहते हैं, या वो अपने आप को शायद प्रोफेसर समझते हैं? इस प्रोफेसर ने जो सवाल जो बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम बहुत अच्छा खेले, हम ऑस्ट्रेलिया से अच्छा खेले, टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, रिजवान का आउट गलत था, अंपायरिंग बहुत बुरी हुई, उसके बाद मजाक बहुत उड़ाया गया हफीज का। क्या इनको ये बात करनी चाहिए थी? नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले तो तनवीर ये कि हफीज की नॉलेज ऑफ द गेम अच्छी है, वो अच्छा क्रिकेटर था, उसने अचीव अच्छा किया है, लेकिन उसको पहले कम से कम 2 से 3 साल डोमेस्टिक लेवल पे कोचिंग करवाते हैं। उसके बाद एकदम से आपने टीम डायरेक्टर बना दिया। 2021 में रिटायर हुए हैं, उनके साथ खेले हुए क्रिकेटर्स उनकी अंडर में आप खेल रहे हैं, वो एक तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और बीसीसीआई का आप रूल देखें, वो ये कहते हैं कि एक क्रिकेटर रिटायर हुआ है, उसको 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होगा, उसके बाद वो कोचिंग में आएगा, पहले डोमेस्टिक में करेगा, उसके बाद फिर हम। और आप देखें कितना ग्रेजुअली वो कोचेस को लेके आते हैं, द्राविड को लेके ऐसे आए, अब वो लक्ष्मण को तैयार कर रहे हैं। होना हाँ, भी ऐसी चाहिए। ऐसे ही होना चाहिए। और फिर जब हफीज आए, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जी हम यहाँ खेलने नहीं आए, हम तो यहाँ जीतने आए। ये नहीं देखा उन्होंने कि हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज नहीं है जीतने के लिए। फिर हमने गलत फैसले किए, टीम सिलेक्शन में गलत फैसले किए। उसके बाद मेलबर्न में जाकर आप ये कहते हैं कि हमारी टीम ने अच्छा खेला, हम इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे। ये कहना कि हम ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी नहीं लिया, वी प्लेड बेटर क्रिकेट देन द अदर टीम। व्हाट इज अदर टीम? आप इंसल्ट कर रहे हो एक टीम की जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन है। फिर आप एक एक रिनाउंड सिस्टम पे जो 2016 से इंप्लीमेंट हुआ है, अंपायर्स कॉल, 2008 से डीआरएस चल रहा है, 2016 से अंपायर्स कॉल चल रही है। आप 7 साल के एक सिस्टम को 1 मिनट में कह रहे हो कि जी हम तो इसे नहीं मानते और मैं तो इसके ऊपर हैरान हूं। आप इसके अंडर में खेल चुके हो, आपने अंपायर्स कॉल और डीआरएस के अंडर में क्रिकेट खेली है, बिल्कुल। और आपका बोर्ड हर साल जाके साइन करता है आईसीसी की रेजोल्यूशन पे कि नहीं हमें ये सारे सिस्टम। मैं तो हैरान हूं कि आईसीसी ने, उनको मैच रेफरी ने बुलाया क्यों नहीं, आईसीसी ने उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया, या उन्हें तंबीह क्यों नहीं की कि भाई आप, एक हमारा सिस्टम है जो पूरा यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, जितनी भी क्रिकेट टीमें खेलती हैं वो सब इस सिस्टम को मानती हैं। आप उस सिस्टम के ऊपर कैसे उंगली अच्छा उठा सकते अच्छा हो? और आप ये जो आप सारा टेक्नोलॉजी के सिस्टम की बात कर रहे हैं, ये इसके प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से सिग्नेचर्स होते हैं कि आप ये लॉ मानते हैं या नहीं मानते, या कोचिंग स्टाफ की तरफ से, या आप किसी टूर पे जाते हैं वहां पे कोच से भी सिग्नेचर या जिससे भी सिग्नेचर होते, कोई ऐसा सिलसिला है?
नहीं, बोर्ड बोर्ड साइन करता है हर साल। क्रिकेट कमेटी की मीटिंग होती है, तो फिर एमसीसी बोर्ड को भी रूल्स पकड़ना को। चाहिए था आपको कि भाई आपने किस किस्म की बात कह दी। हाँ, वो पाकिस्तान, लेकिन अब वो किस क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को पकड़े? रमीज राजा को पकड़े, नजम सेठी को पकड़े, या जका अशरफ को पकड़े, या उससे पहले शहरियार खान साहब को पकड़े? तो हमारे यहाँ ये एक बड़ा प्रॉब्लम है ना कि आप जैसे वर्ल्ड कप में टीम गई थी तो रमीज राजा को ब्लेम करें, नजम सेठी को ब्लेम करें, या जका अशरफ को ब्लेम करें। जका अशरफ ने तो अपनी जान साउथ अफ्रीका के इंपॉर्टेंट मैच से पहले प्रेस रिलीज कर दिया कि नहीं भाई, मेरा कोई कसूर नहीं है वर्ल्ड कप में अगर टीम हार जाएगी, मैंने तो इंजमाम को पूरी अथॉरिटी दी थी, बाबर आजम को दी थी, और ये जो फैसले ये मुझसे पहले वाले बोर्ड ने किए थे। क्या क्या मतलब गैर माकूल, बहुत ही नामाकूल किस्म की प्रेस रिलीज थी, और और वो भी एक ये बोले इंपॉर्टेंट मैच में। तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। नहीं, क्या पढ़े लिखे तो सब लोग होते हैं, पढ़े लिखे सब लोग होते हैं, लेकिन अकल किसी किसी के पास होती है। वो जो कहते हैं ना कि कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन। लेकिन हाँ वो सही है, लेकिन मसला ये है कि जिनमें अकल नहीं है ये उनकी बातों में आते हैं और उनको कहते हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड जो है वो चलाएं। अच्छा, अब मतलब एक सवाल ये है कि मतलब उनके तीनों फास्ट बॉलर जितने भी हैं अभी जो टेस्ट क्रिकेट, वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। उन्होंने तो कभी नहीं बोला कि जी हम टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, हम थक जाते हैं, हमारी पसलियों में दर्द होता, हमसे भागा नहीं जाता, हमसे दौड़ा नहीं जाता। हमारे तो आराम से कह देते हैं हम नहीं खेलना चाहते, उसके बाद फिर उनके पीछे पड़ जाते हैं कि भाई हाथ धो के पड़ जाते हैं, उनको फोन करते हैं हमारे हफीज साहब, हमारे वहाब साहब, आ जाओ जी आ जाओ जी। ये क्या सिलसिला बनाया हुआ है। उस दूसरी तरफ वकार यूनुस कहते हैं कि मुझे समझ नहीं है, ये हमारे पास 150 वाला बॉलर नहीं है। तो मतलब वकार यूनुस को ये भी हमने समझ हमने आनी अपने चाहिए, बॉलर्स हमने अपने बॉलर्स बिल्कुल खेलता ही। मेंटेन नहीं किए ना अपने बॉलर्स हमने। और हमने अपने बॉलर्स को जो डोमेस्टिक क्रिकेट के बॉलर्स हैं जिनकी अच्छी फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस है, उनको हमने टेस्ट क्रिकेट के लिए तैयार नहीं किया। तो हमें ये तैयारी करने के लिए अब 2-3 साल तो लगेंगे, और हमें शायद डोमेस्टिक क्रिकेट में देखना। असल में टीमों के साथ लगे में वो कहते हैं जी T20 से लड़का खिला दो, बस आधी से ज्यादा बर्बादी तो वही है। पहले तो थी बर्बादी, लेकिन ये PSL की वजह से जो हरकतें हमारे प्लेयर्स कर रहे हैं वो तो और बर्बाद कर रहे हैं आपकी क्रिकेट को। आपको एक सिस्टम लाना पड़ेगा। आप T20 की बुनियाद पर वनडे खिला देते हो, वनडे की बुनियाद पर टेस्ट मैच खिला देते हो। आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल अलग से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वरना आपका हाल भी दूसरी टीमों की तरह हो जाएगा जिनकी टेस्ट क्रिकेट बर्बाद हो चुकी है, बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। जैसे जिम्बाब्वे की मिसाल है कि उनकी टेस्ट क्रिकेट अब कहीं पे भी नहीं है। तो आपको टेस्ट क्रिकेट के लिए बिल्कुल अलग एक वो करना पड़ेगा। और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टेस्ट क्रिकेट में वो फास्ट बॉलर खिलाएं जिनकी फर्स्ट क्लास में कम से कम 100 से ज्यादा विकेटें हों। उनको एक एक करके लाएं, उनको तैयार करें। और बहुत से बॉलर हैं, हम अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में देखते हैं कि अच्छे खासे ऐसे बॉलर हैं जिनकी 100 से ज्यादा विकेटें हैं। लेकिन अगर आप उसी बुनियाद पर T20 की और वनडे की बुनियाद पर खिलाएंगे तो फिर आपकी क्रिकेट का अल्लाह ही हाफिज है। और ऑस्ट्रेलिया की जहां तक बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया बड़ा मेंटेन करते हैं, उनका सिस्टम बिल्कुल अलग है। इस वक्त जो ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक है, सबकी 250 प्लस विकेटें हो जाएंगी। हैजलवुड की नहीं है, उसकी 4 या 6 बाकी हैं 250 में। टेस्ट क्रिकेट की तारीख में आज तक किसी भी टीम के पास ऐसे 4 फास्ट बॉलर नहीं एक साथ खेले जिनकी 250 प्लस विकेटें हों। ये तो जाहिर सी बात है, बहुत बड़ी बात है। और सही तरीके से अपने जो वो उसको स्टैंडर्ड है अपनी जो पिचेस का, वो जो फायदा उठाते हैं, बड़ा जबरदस्त जो है वो उठाते हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि मेरे फेवरेट प्लेयर के बारे में तो उसका फ्यूचर तो बता दें, इमामुल हक का। इमाम उल हक को आके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, कुछ थोड़ी सी डोमेस्टिक क्रिकेट में जो व्हाइट बॉल क्रिकेट है वो खेलें। उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई खिलाड़ी चेंज नहीं हो सकता। जैक क्रॉली की मिसाल आपके सामने है। जैक क्रॉली जब आए थे इंग्लैंड की टीम में तो बहुत ही स्लो खेलते थे, टेक्निक खराब थी, सब कुछ उनके ऊपर बड़ी तनकीद होती थी। उनको रेगुलर चांस मिला, उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट जाके खेली, ऑस्ट्रेलिया में जाके ग्रेट क्रिकेट खेली, इंडिया में गर्मियों में जाके वहां पे उन्होंने नेट्स किए और इंडिया में जाके क्रिकेट सीखी। तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और अब टेस्ट क्रिकेट की डिमांड भी चेंज हो रही है। आप उस वाले स्टाइल से, जो 90s का स्टाइल था या 80s का स्टाइल था, उस स्टाइल से ना खेले। तो इमाम उल हक प्लेयर इतना बुरा नहीं है, उसको अपनी अपनी स्ट्रेटेजी, अपना अपना जो स्टाइल ऑफ प्ले है, अपना जो स्कोरिंग का स्टाइल है, कुछ थोड़ा सा सेल्फिश भी अक्सर हो जाता है कि जी मैं अपने 50 रन कर लूं, मेरी पोजीशन सिक्योर हो जाए। वो नहीं करे। अगर इस तरह करेगा तो उसका करियर कहीं पे भी नहीं जाएगा। वो वनडे का भी अच्छा खासा प्लेयर है, लेकिन उसे वनडे का स्टाइल टेस्ट में लाना पड़ेगा और वनडे में T20 के स्टाइल से बैटिंग करनी पड़ेगी।
अच्छा, आपने अपने कैरियर में कलम का इस्तेमाल तो बड़ा जबरदस्त किया होगा, लेकिन सरफराज के लिए कलम का इस्तेमाल, उस इस्तेमाल में सरफराज के लिए क्या लिखेंगे आप अब? देखिए सारे तनवीर, ये बात जब होने लगती है कि सरफराज को कोई फेवर करता है तो माफिया शुरू हो जाता है कि जी कराची माफिया है, जी वो केपी माफिया है। ये चीजें नहीं है। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमेशा कामुकी के प्लेयर को भी उतना सपोर्ट किया जितना कराची के प्लेयर को सपोर्ट किया। और मेरी तो ये जो छोटी जगहों के क्रिकेटर होते हैं उनसे अक्सर टेलीफोन पे बातें होती रहती हैं कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह आगे जाओगे, इस तरह वो हो जाएगा, इस तरह तुम अपनी पोजीशन खो दोगे। तो सरफराज और इस वक्त पाकिस्तान लकी है कि पाकिस्तान के पास दो अच्छे विकेट कीपर बैटर हैं। लेकिन पीछे फिर अगेन कुछ नजर नहीं आ रहा कि आपको अब आपको बनाना पड़ेंगे आपको अपने विकेट कीपर बैट्समैन। तो रिजवान पर्थ में जिस तरह सरफराज ने खेला ना, वो बड़ा मायूस कुन था। वो उससे अच्छा प्लेयर है जिस तरह उसने खेला। उसका ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड भी 2016 लेकिन का अच्छा रिकॉर्ड था। अगर ना वो चाहिए अगर वो आपको दूसरे टेस्ट में मौका नहीं देना चाहिए था। हफीज ने तो सब मीटिंग में बैठ के ड्रेसिंग रूम में कह दिया, मेरे ख्याल में चेयरमैन के सामने, कि भाई ये तो वाहिद बंदा मुझे लगता है जो डोमेस्टिक क्रिकेट प्रॉपर खेलता है, उसको इज्जत देता है। तो क्या एक प्लेयर के लिए ये वर्ड एक डायरेक्टर यूज कर रहा है, उसके बाद एक टेस्ट मैच के बाद जहां पे पूरी टीम 89 रन पे आउट हो जाती है सेकेंड इनिंग में, तो उसमें सरफराज का क्या कसूर है? डोमिसाइल का तो मसला है। कसूर सरफराज का नहीं था। लेकिन जाहिर है डोमिसाइल छुरी आपने एक ही प्लेयर पे चलानी है। नहीं, शायद और पता वो है डोमिसाइल का मसला है। सुना है। डोमिसाइल का मसला है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मसला ये मेरी हुआ नजर कि एक तो पाकिस्तान, हाँ ये आप कह सकते हैं, एक तो पाकिस्तान टेस्ट मैच हार गया और दूसरे फिर आपके पास एक ऐसी रिप्लेसमेंट मौजूद है जो इक्वली गुड है। और उसका ऑस्ट्रेलिया में 2019 में रिकॉर्ड भी अच्छा था। तो आप उसके ऊपर चले गए। आपने कहा चलो एक चांस ले लो, और अगर आप जीत जाते मेलबर्न टेस्ट तो जस्टिफाई हो जाता कि जी आपने एक ऐसा प्लेयर खिला लिया जिसकी वजह से आप टेस्ट मैच जीत गए। दोनों इनिंग में उसने बैटिंग बड़ी जबरदस्त की। कैच एलेक्स कैरी का बहुत ही अच्छा लिया। तो आपके पास अगर इक्वली गुड रिप्लेसमेंट होती है तो फिर आप उसके ऊपर चले जाते हैं। हाँ, अगर इक्वली गुड रिप्लेसमेंट नहीं होती तो फिर क्रिटिसिज्म और ज्यादा होता कि आपने सरफराज को क्यों हटाया। अच्छा, शायद पर लास्ट सवाल है। जो टीम सीरीज जीत गई, 2 मैच जीत गई, इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज जीत गई, उस टीम ने कोई चेंजिंग नहीं की तीसरे टेस्ट मैच में। हमने शाहीन को रेस्ट करवा दिया, पीछे को हमारे पास कोई ग्लेन मैकग्रा, कोई इमरान खान, कोई वसीम अकरम, वो लोग बैठे हुए थे कि हमने शाहीन को रेस्ट करवा दिया। तनवीर, शुरू से ही लग रहा था कि वो तीनों टेस्ट नहीं खेल पाएगा। दूसरा अच्छा, टेस्ट आपने उसको इसलिए खिलाया कि आप डेस्परेशन थी कि आप 1-1 किसी तरह बराबर कर लो। अगर आप 1-1 नहीं तो बराबर अगर कर लेते। मैच नहीं खेल पा रहा तो क्या उसकी वो भी टेस्ट क्रिकेट छोड़ देगा, बस खत्म, मैं नहीं खेलना चाहता? मैनेज करना पड़ेगा आपको। आपको जब आपके पास और बॉलर्स आ जाएंगे, जैसे नसीम शाह आ जाएगा, एहसान उल्लाह आ जाएगा, हसनैन आ जाएगा, तो फिर आपको रोटेट करना पड़ेगा। आपको कम से कम 8 से 10 बॉलर व्हाइट बॉल क्रिकेट के चाहिए, धानी बड़े 8 से 10 बॉलर। हाँ, धानी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शाहनवाज धानी। धानी बहुत अच्छा। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको 8 से 10 व्हाइट बॉल के फास्ट बॉलर रखने पड़ेंगे। 8 से 10 फर्स्ट क्लास से आप पिक करें, वो टेस्ट के लिए रखने पड़ेंगे। तो आपको फिर वर्कलोड मैनेज करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया लकी है कि उनके प्लेयर फिटनेस के मामले में बड़े एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं कि रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हैं। और अब कमिंस ये कह रहा है कि हमने 3 टेस्ट ये खिला दिए, 2 टेस्ट हम वेस्ट इंडीज के भी इन्हीं फास्ट बॉलर को खिलाएंगे, और 2 टेस्ट फिर हमने न्यूजीलैंड में जाके खेलने फरवरी में। तो हम ये यानी ये फास्ट बॉलर 7 टेस्ट मैच खेल जाएंगे, इसलिए कि उनकी फिटनेस अच्छी है। और उनको उनके पास बैकअप में मॉरिस भी बैठा है, उनके पास बैकअप में माइकल नीसर भी बैठा है, जो कम से कम हेजलवुड के लेवल के तो बॉलर हैं। अगर वो 20 है तो 19 लांस मॉरिस भी होगा और माइकल नीसर भी होगा। और उनके पास 10 से 12 फास्ट बॉलर मौजूद रहते हैं जो टेस्ट क्रिकेट भी खेल सकते हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट भी खेल सकते हैं। उनका सिस्टम बिल्कुल ही डिफरेंट है। हमने आज तक ऐसा सिस्टम ही नहीं बनाया। देखिए शायद भाई, जाहिर सी बात है, सिस्टम के ऊपर काम किया जाता है। और जितने अरसे से जो कंट्रीज क्रिकेट खेल रही हैं उनके डोमेस्टिक सिस्टम मैंने नहीं कभी देखा। मुझे इंग्लैंड 15 साल गया, मैंने नहीं कभी देखा उनका सिस्टम चेंज हुआ। उसी सिस्टम के अंदर, उसी काउंटी मैचेस के अंदर उन्होंने एक तड़का डाल के एक जो है वो क्रिकेट को इम्प्रूव किया। उसी क्रिकेट के अंदर उन्होंने जो है वो ओवरसीज प्लेयर्स लाने लग गए। दूसरी कंट्रीज लीग इस्तेमाल कर रही हैं, वो लीग्स नहीं खिलाते, वो अपनी डोमेस्टिक के अंदर इस सिस्टम बिग बैश को देके उसमें चेंजिंग हो गई। सब अपनी ही सिस्टम में रह के, क्रिकेट में रह के उन्होंने नई से नई चेंजिंग की। लेकिन जो क्रिकेट चलती भी आ रही है वो ही इतने अरसों से,
जो है वो चलती आ रही है। हम लोग बहुत पीछे है, क्योंकि हम लोग इन चीज के ऊपर काम नहीं करते शायद भाई। हम सियासत में लगे रहते हैं, अपनी सीट पे लगे रहते हैं। जो भी चेयरमैन आता है वो अपनी सीट पे लगा रहता है और कोशिश करता है अपने मीडिया के बंदे आगे पीछे लेके आ जाओ, अपने क्रिकेटर आगे पीछे लेके आ जाओ, क्योंकि इन सबको चारों तरफ रख के वो समझता है कि ये मेरे बंदे चारों तरफ आ गए, मेरे ऊपर फायरिंग नहीं होगी। जब फायरिंग होगी ये चारों तरफ जिन्होंने मुझे घेरा हुआ ये उसको डिफेंड जो है करते रहेंगे, तो आप सीट के पीछे रहेंगे तो आपकी क्रिकेट जो है वो कैसे होगी। शाहिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ठीक ठाक किस्म का मुझे टाइम दे दिया और काफी थैंक अरसा आपसे हुई थी। तो मैंने सोचा चले ये मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है जिसपे बैठ के आपसे अब जरा कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जरूर गपशप करेंगे। तो मुझे उम्मीद है शायद भाई आपको यू। इंजॉय किया, मजा आया होगा। थैंक यू, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू शाहिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।